नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा रेंज के आईजी रतनलाल दांगे ने बोधगया, राजगीर और नालंदा के रमणीक स्थानों का भ्रमण किया। हमारी जीसीपी न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्होंने नक्सली गतिविधियों को रोकने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि नक्सली जिन मुद्दों को लेकर सामने आ रहे थे और जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, वो असल में कोई मुद्दा था ही नहीं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और वहाँ पे आपका काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। एक तो वहाँ पे नशाखोरी अभियान पे आपने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया और वहाँ का काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा नक्सल मूवमेंट पे भी काफ़ी वहाँ पे सरेंडर किए और वहाँ पे आपको नक्सली गतिविधि को रोकने में आपने कामयाब हासिल किया। कैसे किए सर और उपलब्धि रही है? देखिए, मैं 2006 से लगा करके 2014 तक एसपी के पद पर अलग अलग जिलों में रहा और विशेषकर जो बस्तर का इलाका है, जो कि नक्सल का गढ़ कहलाता है, उस एरियाज में मैं एसपी भी रहा हूँ, डीआईजी के रूप में भी काम किया था। जो नक्सल से जिस इशू को लेकर के जिन लोगों की आवाज़ बन करके जो सामने आ रहे थे, वो हकीकत में फील्ड में हमने नहीं पाया। जो गरीबों की या वंचितों की आवाज़ की बात करते हैं, लेकिन हमने ये पाया कि वो केवल वसूली के अलावा काम नहीं है। इवन जो आदिवासी क्षेत्र में जो गरीब लोगों के लिए जो स्कूल्स बने हैं, उनको तोड़ने का काम वो कर रहे हैं। नक्सल्स के जितने भी कमांडर्स हैं, चाहे सेंट्रल कमेटी से, उसमें कोई भी व्यक्ति न आदिवासी से वर्ग से है, न किसी SC ST वर्ग से है। सभी जो लोग हैं वो केवल आंध्रा से, तेलंगाना से हैं और वो छत्तीसगढ़, झारखंड जो माइनिंग एरियाज है, उस एरिया से वसूली करते हैं और अपने प्रदेश में ले जा कर के उसको इन्वेस्ट करते हैं। आपको जानकारी होगी कि साल भर पहले आपके रांची या इस एरियाज में सुधाकर का भाई जो है 25 लाख रुपए के साथ और आधा किलो सोना के साथ पकड़ा गया था। जब यही स्थिति है उन माओइस्ट लीडर्स की, वसूली करने के अलावा कोई काम नहीं करते। वो कभी नहीं चाहते कि जो वंचित समाज के लोग पढ़े और इसीलिए उनकी जितने स्कूल्स बिल्डिंग्स है उसको गिरा देते हैं। नक्सल्स कमांडर्स के बच्चे, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, लेकिन गरीब आदिवासी का बच्चा जिसके लिए सरकार ने एक प्राइमरी स्कूल से बनाई है, वो भी उनको सहन नहीं हो रही। उनको इस बात का डर है कि यदि जो आदिवासी क्षेत्र में या जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे यदि पढ़ गए, तो वो निश्चित रूप से अम्बेडकर के बारे में, गांधी के बारे में और जो माओ के बारे में, वो उनमें क्या डिफरेंस है वो समझ जाएंगे। इसी चीज़ को वंचित करना चाह रहे हैं। साथ ही वो लोग ये नहीं चाहते कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं शेष दुनिया से जुड़े। इसीलिए आप देखे होंगे कि जितने भी मोबाइल्स के टावर्स होते हैं, उनको भी वो लोग ब्लास्ट कर देते हैं। तो इस तरह से वो बिल्कुल जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको पिछड़ा ही रखना चाहते हैं। नहीं तो क्या है कि यदि वो विकास करेगा तो अपना हक मांगेगा, और जब हक मांगेगा तो जिस वर्ग से ये माओवादी आते हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो लोग अपना हक मांगे। तो इस तरह से इन लोगों की जो कथनी और करने में अंतर है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और हमारे पुलिस के द्वारा उस एरियाज में लगातार जो है ऑपरेशंस के साथ साथ जो उनकी सुविधाएं, चाहे सड़क निर्माण की बात हो, चाहे स्कूल्स के पुनर्निर्माण की बात हो, चाहे दूसरे भी क्षेत्र, उसमें जो है काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो शासन की तरफ और पुलिस की तरफ वापस लौट रहे हैं और उनको पुलिस में और दूसरे विभागों में नौकरी भी मिल रही है और उनकी जो लाइफ बदलती है। जब देखते हैं कि एक जो माओवादियों के साथ जो चल रहा था, सरेंडर किया, वो पुलिस में भर्ती हुआ, आज उसके बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं और एजुकेशन में आ रहे हैं, तो दूसरे जो माओइस्ट हैं जो उनके साथ घूम रहे हैं, जो उनको समझ में आ रहा है कि शासन के साथ रहने से ही उनका भविष्य है, ना कि उनके साथ रहने से। ये सर उसकी पॉलिसी क्या है? सरेंडर की क्या पॉलिसी है? सरकार उसके लिए क्या कर रही है अगर कोई नक्सली सरेंडर करता है पुलिस के सामने? यदि सरेंडर करता है तो शासन की पॉलिसी के तहत उसको, यदि वो अलग अलग तरह के वेपन्स के हिसाब से यदि किसी तरह का हथियार लेके आता है तो उसकी राशि अलग लगती है। AK-47 लेके आता है तो उसको लगभग 2 लाख रुपये, और LMG के साथ आता है 3 लाख रुपये। अलग अलग वेपन्स के हिसाब से उनकी राशि, साथ ही जितनी राशि उसके ऊपर इनाम घोषित की जाती है उतनी राशि जो है उससे संबंधित जो सरेंडर करता है उसको दी जाती है। साथ ही उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उसको शासकीय सेवा भी में भी रखा जाता है, चाहे कई बार पुलिस में भर्ती करते हैं, दूसरे विभाग में भी उसको नौकरी मिल जाती है। और यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है शासन के द्वारा चलाई जाती है।
मतलब कुल मिलाकर के उसको कह सकते कि पुनर्स्थापित शासन के द्वारा किया जाता है और उसका फ़ायदा कई लोगों को मिला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो मुख्यधारा में लौटे हैं और अपने एक अच्छा परिवार चला रहे हैं, उनके बच्चे भी आज अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। शराबबंदी पे सर आपने वहाँ पे उपलब्धि जो हासिल किया है सर, कैसे किए और वहाँ पे लोग कैसे माने शराब छोड़ने के नशाबंदी लिए? के खिलाफ हमने एक अभियान चालू किया सरगुजा रेंज में नशा मुक्त समाज के तहत, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो हमारा यूथ है वो नशा मतलब चाहे गांजा हो अफीम हो हर तरह के जो है उस नशे के कारण से क्या होता है कि वो अपना शरीर को खराब करता ही है, आर्थिक रूप से परिवार का नुकसान करता है और जो नशा पूरे समाज के लिए कैंसर का रूप में काम करता है, तो साथ ही क्राइम भी बढ़ता है। तो उसको रोकने के लिए हमने ये एक अभियान चलाया कि जो लोग इस तरह से किसी के जो बच्चों को या यूथ को अपने खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरह के कामों में लिप्त है उनके स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने के लिए हमने एक अभियान चलाया। उसके तहत हमने पिछले 2 महीने में लगभग 200 से ज़्यादा इस तरह के जो एक्टिविटीज सम्मिलित है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। और आपने सर नंबर जारी किए थे, नंबर पे काफ़ी कॉल आते थे, आपको लोग बुलाते थे, वहाँ पे सूचना भी देते थे? एग्जैक्टली जब क्योंकि कोई भी सूचना देने से इस बात से डरता है कि कहीं मेरा नाम ओपन नहीं हो जाए, और जब तक लोगों को ये विश्वास नहीं हो कि हम जो सूचना दे रहे हैं हमारा नाम जो गोपनीय रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी, इसलिए लॉकडाउन जैसे ही लागू हुआ उसी समय मैंने अपने नंबर फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को दिया गया कि जब भी आपकी कोई समस्या है तो आपको मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आवेदन या कोई भी शिकायत तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, हम उसका निराकरण करेंगे। और उसी का हमको फ़ायदा मिला कि जो लोग हैं उनकी समस्याएं थी हम व्हाट्सएप के माध्यम से सुनना शुरू किए और उसका निराकरण भी किया, लोगों को विश्वास हुआ और उसी विश्वास के कारण जो है किसी भी प्रकार की जो सूचना होती चाहे नशे से संबंधित हो या किसी के साथ कोई क्राइम की संबंधित हो या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको व्हाट्सएप से मिल जाती है, तो या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको व्हाट्सएप से मिल जाती है और लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।